वार्निंग, इस वीडियो में बताई गई बातें सिर्फ और सिर्फ एजुकेशन पर्पस के लिए ही है। हमारा मोटिव किसी भी अवैध प्रवृत्तियों को बढ़ावा देना नहीं है। इंटरनेट हर कोई यूज़ करता है। हमें अगर किसी छोटी से छोटी चीज़ की भी इंफॉर्मेशन जाननी हो तो भी हम उसके लिए इंटरनेट का ही यूज़ करते हैं। एक तरीके से इंटरनेट ने हमारी ज़िंदगी को आसान ही किया है, राइट? लेकिन जैसे हर सिक्के के दो पहलू होते हैं, वैसा ही इस इंटरनेट का भी एक चेहरा है जिसे हमेशा एक आम इंसान से छुपाने की कोशिश की गई है, और उस चेहरे का नाम है डार्क वेब। आप सब लोगों ने डार्क वेब का नाम सुना ही होगा, और आप में से कुछ लोगों को पता भी होगा कि ये क्या है। और जिन्हें नहीं पता उन्हें बता दूं कि डार्क वेब इंटरनेट की वो जगह है जहाँ पर गैरकानूनी चीज़ें काफ़ी भारी मात्रा में होती है। ड्रग्स, वेपन्स, ह्यूमन ऑर्गन्स, ह्यूमन ट्रैफिकिंग, स्नफ वीडियोस, ये सब चीज़ें डार्क वेब पर बहुत ही ज़्यादा कॉमन है। ये सारी चीज़ें इस जगह पर खुलेआम मिलती है। इवन डार्क वेब पर कुछ ऐसे भी ग्रुप्स मौजूद होते हैं जो कि एनोनिमसली अपनी वाइल्डेस्ट फैंटेसीज को डिस्कस करते हैं, जिसके बारे में एक नॉर्मल इंसान कभी सोच भी नहीं सकता। अब आप लोगों को ये सब सुनकर डार्क वेब पर जाने की खुजली ज़रूर हो रही होगी, और डार्क वेब पर जाना कोई मुश्किल बात भी नहीं है, जिसके बारे में हम आगे बात करेंगे। लेकिन डार्क वेब पर जाने से पहले आप लोगों को कुछ बातें ज़रूर से जान लेनी चाहिए। अब आप में से काफ़ी लोग सोच रहे होंगे कि ये डार्क वेब बनाया किसने है, इसकी ओरिजिन क्या है। तो डार्क वेब के क्रिएशन को जानने के लिए आपको सबसे पहले इंटरनेट के बारे में पता होना ज़रूरी है। इंटरनेट को एक आइसबर्ग के फॉर्म में दिखाया गया है, जिसमें सबसे ऊपर वाला पार्ट यानी कि टिप ऑफ आइसबर्ग को सरफेस वेब कहा जाता है, जो कि आप और हम लोग यूज़ करते हैं। और इसके अंदर गूगल, बिंग और फायरफॉक्स जैसे सर्च इंजिन आते हैं। अब आपको ये जानकर हैरानी होगी, ये जो सरफेस वेब है वो इंटरनेट का सिर्फ और सिर्फ 4% ही हिस्सा है, और बाकी का पूरा इंटरनेट एक्चुअली में डीप वेब है, और इस डीप वेब का ही छोटा सा पार्ट है डार्क वेब। तो यहाँ पर एक चीज़ क्लियर हो जाती है कि डार्क वेब को किसी ने बनाया नहीं था, बल्कि ये इंटरनेट की स्टार्टिंग से ही मौजूद है। अब आप में से काफ़ी लोगों को डीप वेब और डार्क वेब के बीच का डिफरेंस नहीं पता होगा, और कई लोग तो डीप वेब और डार्क वेब को एक ही मान लेते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। दरअसल में डीप वेब और डार्क वेब दोनों ही अलग अलग होते हैं। डीप वेब का यूज़ डेटा और इन्फॉर्मेशन को स्टोर करने के लिए किया जाता है। जैसे कि अगर आप इंस्टाग्राम पर लॉगिन करते हो तो वो आपसे आईडी और पासवर्ड मांगता है, और यही आईडी और पासवर्ड डीप वेब के ऊपर स्टोर किया जाता है। और तो और जितनी भी एप्लीकेशंस और वेबसाइट आपको क्लाउड स्टोरेज प्रोवाइड करती है, तो वहाँ पर अपलोड किया आपका डेटा भी डीप वेब के अंदर ही स्टोर होता है। डीप वेब को किसी भी सर्च इंजन की मदद से एक्सेस नहीं किया जा सकता, और सभी बड़ी कंपनीज अपने यूज़र का डेटा यहीं पर स्टोर करती है, ताकि एटलीस्ट ऑन द पेपर उन लोगों की प्राइवेसी को मेंटेन रखा जाए। अब डीप वेब से अलग डार्क वेब को सर्च इंजन की मदद से एक्सेस किया जा सकता है, और उस सर्च इंजन का नाम है द अनियन राउटर, जिसे टॉर ब्राउज़र के नाम से भी जाना जाता है। डार्क वेब का यूज़ मेनली एनोनिमसली चैट करने के लिए और किसी इन्फॉर्मेशन को शेयर करने के लिए ही किया जाता है। टॉर ब्राउज़र सबसे पहला ब्राउज़र था जिसे डार्क वेब को एक्सेस करने के लिए बनाया गया था। तो आप ये मान सकते हैं कि यही से डार्क वेब की एक्चुअल ओरिजिन हुई है। अब आप सोच रहे होंगे कि ये ब्राउज़र बनाया किसने होगा। टॉर ब्राउज़र को और किसी ने नहीं, बल्कि खुद यूएस मिलिट्री ने ही बनाया था। तो यूएस मिलिट्री ने ऐसी चीज़ क्यों बनाई कि जो इलीगल एक्टिविटीज़ को प्रमोट करती हो? तो चलिए इसके आंसर को डिटेल में समझते हैं। तो ये बात है ईयर 1990 की, जब एडवांस रिसर्च प्रोजेक्ट एजेंसी नेटवर्क और यूएस मिलिट्री ने मिलकर टॉर ब्राउज़र का क्रिएशन किया, ताकि वो लोग एनोनिमसली अपने एजेंट के साथ कांटेक्ट कर सके, और अलग अलग कंट्री में ऑपरेट कर रहे
उनके स्पाई के साथ बहुत इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशंस को बिना किसी दिक्कत के शेयर कर सके। इन शॉर्ट, मिलिट्री का डार्क वेब को यूज़ करने का मेन रीज़न उनकी प्राइवेसी और सेफ्टी को बढ़ावा देना था, ताकि उनके इतने इंपॉर्टेंट डेटास कहीं लीक ना हो जाए। अब सीधा आते हैं 10 साल आगे, यानी कि साल 2000। यूनिवर्सिटी ऑफ एडिनबर्ग के एक स्टूडेंट लैन क्लर्क ने अपने फाइनल ईयर प्रोजेक्ट के लिए एक सर्च इंजन डेवलप किया जिसका नाम था फ्रीनेट। ये एक एनोनिमस साइट थी जो कि अपने यूज़र को पूरी प्राइवेसी प्रोवाइड करती थी, जिसका मेन यूज़ एनोनिमस चैटिंग और फाइल ट्रांसफ़र के लिए किया जाता था। फ्रीनेट को यूज़ करने वालों की आइडेंटिटी पूरी तरह से हिडन रहती थी। मतलब फ्रीनेट और कुछ नहीं बल्कि डार्क वेब ही था। अब लोगों के हाथ में डार्क वेब का एक्सेस आ चुका था और यही से डार्क वेब के एरा की शुरुआत हुई। अब इसके ठीक 2 साल बाद, यानी कि साल 2002 में यूएस मिलिट्री ने tor ब्राउज़र को पब्लिक कर दिया, ये बताते हुए कि इसे यूज़ करने का राइट हर किसी के पास है और हमें उनसे उनका ये राइट नहीं छीनना। लेकिन दरअसल में बात कुछ और ही थी। इतने बड़े डार्क वेब को अगर यूएस मिलिट्री सिर्फ अकेले यूज़ करती तो उनके पर्सनल डेटास किसी हैकर के हाथ लगने के चांस बहुत ज़्यादा थे। तो इससे बचने के लिए यूएस मिलिट्री ने सोचा कि क्यों ना इसे पब्लिक ही कर देते हैं, ताकि जितने ज़्यादा लोग डार्क वेब को यूज़ करेंगे उतनी ज़्यादा भीड़ यहाँ पर आएगी और वो लोग इस भीड़ के अंदर चुपके से अपना काम कर लेंगे और भीड़ के बीच में उन्हें ढूंढना भी काफ़ी मुश्किल होगा। लेकिन यूएस मिलिट्री ने शायद ये बात नहीं सोची होगी कि जिस डार्क वेब को वो लोग पब्लिक के हाथ में दे रहे हैं वो किसी और के ही हाथ में लग जाएगा। tor ब्राउज़र के पब्लिक होने के बाद क्रिमिनल्स के बीच में डार्क वेब तेज़ी से फैल गया। डार्क वेब पर क्रिमिनल्स एक्टिविटीज़ बहुत ही तेज़ी से फैली और वो एक क्रिमिनल हब बन गया। और आज भी यहाँ पर इलीगल एक्टिविटीज़ भारी मात्रा में होती है और हैकर्स तो यहाँ पर ऐसे घूमते हैं जैसे कि गार्डन में टहल रहे हो। डार्क वेब पर इन क्रिमिनल्स को पकड़ना पहले ही मुश्किल था और फिर 2009 में सातोशी नाकामोटो ने सबसे पहले बिटकॉइन को माइन किया और बिटकॉइन की खोज के बाद डार्क वेब पर घूम रहे क्रिमिनल्स और हैकर्स को पकड़ना इम्पॉसिबल हो गया, क्योंकि बिटकॉइन का यूज़ करके जो ट्रांजैक्शन किया जाता है वो ब्लॉकचेन सिस्टम से होता है और जिसे ट्रेस करना इम्पॉसिबल है। वहाँ के हैकर्स ट्रांजैक्शन के लिए बिटकॉइन का ही यूज़ करते हैं और जिसकी वजह से उन्हें पकड़ना नामुमकिन है। लेकिन कुछ FBI एजेंट्स फेक आइडेंटिटी बनाकर डार्क वेब को सर्व कर रहे हैं ताकि वो लोग डार्क वेब पर घूम रहे क्रिमिनल्स को पकड़ पाए। तो इसलिए अगर आप एक नॉर्मल पर्सन हो तो आपको डार्क वेब से दूर ही रहना चाहिए, क्योंकि अगर आप डार्क वेब पर किसी हैकर की नज़र में आ गए तो आपके लेने के देने भी पड़ सकते हैं। लेकिन अगर आपको फिर भी डार्क वेब पर जाना है तो आप भी tor ब्राउज़र का यूज़ करके डार्क वेब को एक्सेस कर सकते हैं और ये ब्राउज़र आपको मोबाइल पर भी मिल जाएगा। tor ब्राउज़र के अंदर आपका IP एड्रेस बार बार चेंज होता रहता है कि जिससे आपकी एक्चुअल आइडेंटिटी हिडन रहे, मगर ये भी सिर्फ नाम की ही सिक्योरिटी है, क्योंकि डार्क वेब पर घूम रहे हैकर्स इसे ब्रेक करने की नई नई तरकीबें हमेशा खोज ही लेते हैं। तो अगर डार्क वेब पर जा रहे हो तो आपकी सेफ्टी का बहुत ही ज़्यादा ख्याल रखना और किसी भी लिंक पर बिना सोचे समझे क्लिक मत कर देना। डार्क वेब पर की गई एक गलती आपकी ज़िंदगी को तबाह करने के लिए काफ़ी है और क्या पता कि अगला वीडियो शायद आप ही के ऊपर आ जाए। तो गाइस, ये थी आज की वीडियो। उम्मीद है आपको पसंद आई होगी। अगर ये वीडियो पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करना और साथ ही साथ अगर नए हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर देना। और हाँ, अगर डार्क वेब पर जा रहे हो तो अपनी सेफ्टी का ध्यान ज़रूर रखना। आप हमसे इंस्टाग्राम पर कांटेक्ट कर सकते हैं, जिसकी लिंक डिस्क्रिप्शन के अंदर प्रोवाइड की गई है। तो चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अलविदा और जय हिंद।